बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पीएमएलएन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। देखिए, एक तो मियां नवाज शरीफ को वो लोग वापस लाए थे हीरो बनाकर कि हम कोई चे गुवेरा वापस लेकर आ रहे हैं। वो पाकिस्तान में पहुँचती है एयरपोर्ट पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ एक मोमेंटम ऐसा बना पाएंगे कि जिसके बाद पीएमएलएन पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर सीटें निकाल लेगी। लेकिन फिर आपने देखा कि लोगों ने पीएमएलएन के बयानिए को भी मुस्तरद किया, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को भी मुस्तरद किया और ऐसा लग रहा था कि पूरा जोर लगाने के बावजूद, तमाम रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करने के बावजूद पीएमएलएन को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। जब पीएमएलएन को सपोर्ट नहीं मिली तो उनको आइडिया हो गया कि इलेक्शन में धांधली किए बगैर गुजारा नहीं है। उन्होंने मुखालिफिन को दबाना शुरू किया, इतना दबाव डाला कि उनसे उनका बल्ले का निशान भी ले लिया, उनके लीडर को भी अंदर करवा दिया। उनके लीडर को अंदर करवाने के बाद जिस तरह मुकदमात के फैसले सुनाए गए वो भी आपके सामने है। कोई जलसा जुलूस रैली कुछ भी नहीं वो कर पाए, कागजात नामजदगी तक छीन लिए गए, बंदों को फारिग कर दिया गया, क़यादत को भागने पर मजबूर कर दिया गया, इलेक्शन कंपेन करने ही नहीं दी गई, इलेक्शन वाले दिन धांधली की गई और बाद में टका के धांधली करके बड़ी मुश्किलों से पीएमएलएन अब 80 सीटों पर अब तक भी नहीं पहुंची। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत सारी सीटें गंवाने के बावजूद 90+ पे अभी भी खड़ी है। ये मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, सूबाई असम्बलियों के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे, आने वाले दिनों में उन पर भी हम बात करेंगे। नून लीग की अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। देखिए, एक स्टेटमेंट दिया कमिश्नर रावलपिंडी ने, लियाकत चट्टा ने। लियाकत चट्टा के स्टेटमेंट के बाद बनता तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद हुई थी तो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत बैठती और बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो बैठकर कहते कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। लेकिन हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन भी जल्दी नहीं बोला, जिनके ऊपर एलिगेशन लग रहा था, बाकी लोग भी नहीं बोले। काजी फ़ायद ईसा साहब जो माजी में ये कहा करते थे, जब भी रिपोर्टर सवाल करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, तो काजी फ़ायद ईसा साहब अपने मुंह पे ऐसे उंगली फेरते थे जैसे मेरे मुंह के ऊपर जिप लगाई हुई है। ये एक इशारा होता है कि मेरा मुंह बिल्कुल बंद है, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं जज हूँ। तो काजी फ़ायद ईसा साहब जब एक छोटी ओहदे के जज थे तो वो अपने मुंह के ऊपर यूं करके इशारा करते थे और कहते थे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं जज हूँ, जजों के फैसले बोलते हैं। फिर हमने देखा कि वाकई काजी फ़ायद ईसा साहब के फैसले बोलना शुरू हुए और काजी फ़ायद ईसा साहब के फैसलों ने ऐसी घिनौनी बोली बोली पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अब तक उन फैसलों का दुख मना रहे हैं। हमारी अदलिया की तारीख के ऊपर स्याह धब्बे लग गए हैं जो फैसले काजी फ़ायद ईसा साहब ने दिए हैं। 3 अहम फैसलों के ऊपर मैं इसी व्लॉग में बात करूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा है। लेकिन आ जाए इस बात पे कि काजी फ़ायद ईसा साहब को भी मीडिया से बात करनी पड़ी और उस मीडिया से बात करनी पड़ी जिसे वो वैसे इजाज़त ही नहीं देते, यूट्यूबर्स वगैरह को। और काजी फ़ायद ईसा साहब उन्हीं के सामने अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे थे। मुझे उन्होंने बताया कि जब काजी फ़ायद ईसा साहब हमें ऑफ द रिकॉर्ड मिल रहे थे तो वो जानते थे कि लियाकत चट्टा कौन है और उसने क्या इल्ज़ाम लगाया है और क्या सूरत हाल है। लेकिन जैसे ही हमने कैमराज ऑन किए तो वो एकदम अनजान बन गए और उन्होंने अनजान बनने की एक्टिंग की जो वहाँ मौजूद एक रिपोर्टर जो मुझे बता रहे थे उनके लिए भी एक हैरत अंगेज़ चीज़ थी। चीफ जस्टिस के ओहदे पे कोई शख्स है तो वो इस तरह का काम तो नहीं कर सकता कि वो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और हो और जैसे रिकॉर्ड पे आए वैसे ही कुछ और हो जाए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, यानी उनकी शख्सियत के अंदर ये एक पहलू ऐसा है जिसको सुनकर मुझे भी दुख हुआ। अब मामला ये है कि पीएमएलएन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, बजाय इसके कि तहरीक-ए-इंसाफ खुश होती है और वो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। अभी वो सोचो विचार में थे कि पीएमएलएन ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी और बयानियां बनाना शुरू कर दिया। नून लीग और उनके सहाफ़ियों ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि साबित किया जाए कि ये शख्स इमरान खान का वफादार और इमरान खान का करीबी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इसके ताल्लुकात हैं। कुछ ने ऐसा ऐसा झूठ लिखा कि बहुत अजीब सूरत हाल हो गई और अब पता चल रहा है कि इनके नून लीगियों से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं हमजा शहबाज के साथ, जो स्पेशल ब्रांच की आपको पता है रिपोर्टें वोटें बनती हैं। वो इस किस्म की रिपोर्ट भी एक मौजूद है, कहीं किसी डिपार्टमेंट ने बनाकर रखी हुई है, आला अफसरान को भेजी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि नून लीग के बहुत करीब है, हमजा शहबाज के बहुत ज़ेर साया रहा है, हमजा शहबाज की निस्बत से इनको बड़ी अहम पोस्टिंग्स मिलती रही हैं, ये सारा कुछ है। अब पीएमएलएन सारी की सारी मिलकर इस आदमी को करप्ट साबित करना चाह रही है तो ब्यूरोक्रेट तो आप कोई भी निकाल लें, ज़्यादातर के अंदर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाएगी। बहुत कम ऐसे हैं हीरे जो करप्शन नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, वो ज़्यादातर ओएसडी रहते हैं, अहम पोस्टों के ऊपर वो नहीं आते। तो ये जो अटैक किया एकदम पीएमएलएन ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करना शुरू हो गए, उसमें उनके मुंह से झाग निकल रही थी। यानी मैंने पीएमएलएन की जो लीडर्स हैं, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, उनको इतना तज़ब्ज़ुब में, बेचैनी में और परेशानी में कभी नहीं देखा। यानी उनके मुंह से झाग उड़ रही थी, गुस्से के अंदर उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, अल्फाज का चुनाव उनको नहीं हो पा रहा था कि वो किस तरीके से सूरत हाल को टैकल करें।
अल्लाह अल्लाह करके धांधली कर के वो थोड़ी सी सीटें उन्होंने इकट्ठी की और इकट्ठी 13 सीटों के ऊपर एकदम नकब लगी है। नकब लगने का मतलब ये है कि वो जो 13 सीटें उन्होंने चोरी करके इकट्ठी की हैं वो उनसे वापस छिन सकती हैं। एक शगाफ पैदा हो गया है PMLN की उस बोरी में जिसमें चोरी का माल था, और वो चोरी का माल अब बाहर निकल सकता है उस बोरी में से। बहरहाल फ्रस्ट्रेशन के अंदर जाली स्क्रीनशॉट्स उन्होंने निकाल के उनके ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये ओन चौधरी ने भी किया था वैसे, लेकिन उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, तो मैं उस पर क्या बात करूं। ना उनकी पार्टी है ना वो कुछ और है। हाँ, एक्चुअली जो पार्टी है वो तो PMLN है, एक पुरानी पार्टी है और एक ऐसी पार्टी है जो डिस्कस की जा सकती है पाकिस्तान की। जब भी आप पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करेंगे तो इस जमात को आप डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो PMLN जो है उनकी लीडरशिप की तरफ से ऐसी फ्रस्ट्रेशन, जाली स्क्रीनशॉट्स के ऊपर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उनका गुस्सा और एक नया बयानिया भी वो फैला रहे हैं। ये जो नया बयानिया है ये बड़ा खौफनाक है। इसमें कुछ अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे लगता है कि शायद ये दोबारा कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्ड के ऊपर रख रहा हूँ। यानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये गौर कर लीजिए, ये अल्फाज कब इस्तेमाल किए गए थे। जब इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ था तो उससे पहले इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। अब दोबारा से नून लीग की क़यादत ने ऐसे अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल शुरू कर दिया है। फितना, फसाद, अफरा तफरी, अनारकी, इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक ऐसे शख्स को इल्ज़ाम दे रहे हैं जो जेल में है और गुज़िश्ता लगभग 5-6 महीने से जेल में है। एक बंदा जेल में है, वो बाहर कुछ कर ही नहीं रहा, उसकी पार्टी को आप इलेक्शन भी नहीं लड़ने दे रहे, जो एहतजाज करने आते हैं ख़वातीन और बच्चों, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमने लाहौर में जो मनाजिर देखे, मोहसिन नकवी साहब को एहसास होना चाहिए, उनके घर में भी फैमिली है, बच्चे हैं, और उनको ये देखना चाहिए कि वो कितना जुल्म और कितनी बर्बरियत करेंगे। क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? ये जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, शर्म आनी चाहिए। यानी ये मनाजिर अगर आप देखें तो यहाँ पे ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया। एक खातून है बेचारी, उनके साथ उनकी बेटी थी छोटी, उसको भी गिरफ्तार करके, मैंने पुलिस वाली वैन के अंदर उस बच्ची को सहमे हुए देखा, उसकी आंखों के अंदर खौफ था। अब ये बच्ची बड़ी होके क्या सोचेगी? ये जो बच्चे हैं ये बड़े होके क्या सोचेंगे, क्या बनेंगे? ये रियासत से प्यार करेंगे? आप इन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? और इनके दूसरे जो बच्चे हैं जो इनको देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इसकी माँ का कसूर तो सिर्फ इतना है कि वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपने एहतजाज के आईनी हक को इस्तेमाल करने के लिए निकली थी और रियासत ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। ये भी नहीं देखा कि उसके साथ एक छोटी बच्ची है, उसको भी पकड़ के गाड़ी में डाल दिया। अफसोसनाक है। बुजुर्गों को जैसे गिरफ्तार किया गया, ओवरसीज पाकिस्तानी जो एहतजाज कर रहे थे उनको जैसे गिरफ्तार किया गया। एक बाप है, वो गाड़ी के अंदर आ रहा था, उनकी गाड़ी में तहरीक इंसाफ का झंडा था, तो पुलिस वाले ने बच्चों के सामने उसको गाली दी और गाली दे के निकाल के घसीट के उसको ले जाके अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। उसकी बीवी दुहाइयाँ देती रही कि भाई हमारे पास झंडा है PTI का सिर्फ, और हमें गाड़ी भी नहीं चलानी आती, मेरे बच्चों को भी, मुझे भी, हम गाड़ी के अंदर ही रह जाएंगे। और पुलिस वाले उसके शौहर को लेकर निकल गए। यानी इस किस्म की चीज़ें तो हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी थी। शर्म तो आती थी पुलिस वालों को, गैरत भी आती थी, लेकिन इस लेवल पे जाके इतने क्या ये मजबूर हो गए हैं? इनको एहसास भी नहीं हो रहा, इन्हें तरस भी नहीं आ रहा आवाम के ऊपर, और लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो है इस किस्म की हरकतें, अभी PMLN ने जो मैं आपको कह रहा था कि बयानिया जो शुरू किया है उसमें सर कलम होना चाहिए इमरान का, यहां तक पहुंच गए हैं। देखिए ये बहुत तशवीशनाक है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, चारों सूबों में उनकी जमात की ताकत है। इस वक्त अगर कोई एक आदमी पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है या पूरे पाकिस्तान के अंदर उस एक आदमी की बात सुनी जाती है तो वो इमरान खान है। मुल्क को इस वक्त इस बहरान से कोई निकाल सकता है तो वो इकोनॉमिस्ट भी यही कह रहे हैं, जितने सर्वेस करवाए गए हैं उनमें भी यही कहा जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम का भी यही मानना है कि इस वक्त इस मुल्क को बहरानों से इमरान खान निकाल सकता है। वो इसलिए कि लोगों का उसके ऊपर एतमाद है। वो माशी बहरान से निकाल सकता है, समाजी बहरान से निकाल सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को ठीक करवा सकता है, जो एक बेचैनी की फिजा है पाकिस्तान में उसको दूर कर सकता है, लोगों का कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड कर सकता है। टाइम लगेगा लेकिन चीज़ों को ठीक कर सकता है वो, और उसमें ये कैपेसिटी है, लोगों को लगता है। इसी वजह से लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर इमरान खान को वोट डाले हैं। अब एक ऐसा लीडर जो जेल में है और एक ऐसी जमात जिसकी हुकूमत बनने वाली है, जो हुकूमत में लाई जा रही है, बस आप यही समझ लें, उस जमात के तर्जुमान ने जब ये कहा कि उसका सर कलम कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि इमरान खान की जान को खतरा है। ये जो हुकूमत बनने जा रही है, इस हुकूमत से इमरान खान की जान को खतरा है। अगर इमरान खान को कुछ भी होता है तो मरियम औरंगजेब का ये बयान PMLN के गले का फंदा बन जाएगा, और इस लेवल के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए जाएं। फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे, क्योंकि इलेक्शन वो हार गए हैं, ज़बरदस्ती उन्होंने सीटें इकट्ठी की हुई हैं,
चोरी का माल जो है उनका पकड़ा जा रहा है। अब उल्टा चोर को कोतवाल को डांटे तो वो शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन जरूर निकालें, लेकिन एक लेवल तक जाएं, उससे आगे ना जाएं, क्योंकि अब फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी तस्दीक राजा रियाज साहब ने भी कर दी है। राजा रियाज साहब जो हैं वो नईम भट्ट साहब से बात कर रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही बात राजा रियाज साहब ने कहा, हमें जब मुलाकात हुई तो फजलुर रहमान साहब ने हमें भी बताई थी, और उन्होंने बात की तस्दीक की कि जो फजलुर रहमान साहब ने बात की है ये पहले से हमें पता थी। तो जो बातें इस वक्त बलोच सरदार कर रहे हैं ना, वो तो कोई लेवल ही नहीं मैच करता। यानी अगर आप सुने, मैं तो वो बात कहना भी नहीं चाहता, जो बात महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं, जो बात अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं, जो बात रईसानी साहब कह रहे हैं, और जो बातें बलूचिस्तान के नौजवान कह रहे हैं, मेरे ख्याल में रियासत पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए और ये धांधली वाला सिलसिला रोक कर लोगों के दुखों का मदावा करना चाहिए, और लोगों को उनका जो इस्तिस्वाब राय का हक है कि उन्होंने खुद फैसला करना है अपने मुल्क का और अपने मुस्तकबिल का, वो उनको लौटा देना चाहिए। और उसका सबसे आसान तरीका फॉर्म 45 है। PMLN के लोग ये तो कहते हैं कि धांधली नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उन्हें कहा जाता है कि अपने फॉर्म 45 ले आएँ तो वो फॉर्म 45 लाने से इनकार कर देते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आज़ाद उम्मीदवार दीगर जो हैं वो भी, जमात इस्लामी के लोग, तहरीक लब्बैक के लोग, और इसके अलावा दीगर आज़ाद उम्मीदवार जैसे मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, उन्होंने कहा जी मैं ले आता हूँ फॉर्म 45, इसके ऊपर फैसला कर लें, मैं 2 सीटें हारा हूँ और 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन ज़बरदस्ती ये किसी और को जितवा दी गई, PMLN को फ़ायदा दिया गया। तो अब यही एक तरीका रह गया रियासत के पास कि वो इन चीज़ों को वापस ठीक इस तरीके से कर सकती है। लेकिन छापों का सिलसिला जारी है। एक छापा पड़ा है कमिश्नर साहब के अपने PA के घर के ऊपर, और उनके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़रा इसके ऊपर आप गौर कीजिएगा। कमिश्नर चट्ठा वो एक एलिगेशन लगाता है और फिर वो गिरफ्तार हो जाता है। एक तो इल्ज़ाम लगाने के ऊपर गिरफ्तारी, ये मुझे समझ नहीं आ रही। गिरफ्तार कर लिया गया, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। फिर एक चीज़ और हो रही है कि कमिश्नर जो है वो छापे उससे मुताल्लिका लोगों पर क्यों मारे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कमिश्नर लियाकत चट्ठा के पास उनके मोबाइल फ़ोन में और दीगर डिवाइसेस में कुछ ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है जिसके ज़रिए वो साबित कर सकते हैं कि धांधली करवाने के लिए अहकामात कहाँ से आ रहे थे, कौन दे रहा था और कितना दबाव था। ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन के हवाले से, या अभी कुछ लोगों ने इशारा किया कि मॉडल टाउन में PMLN का एक दफ्तर है, वहाँ से क्या अहकामात आ रहे थे और दीगर जगहों से क्या अहकामात आ रहे थे, वो तो जो रिकॉर्ड है कमिश्नर लियाकत चट्ठा का वो वहाँ से फराहम कर सकते हैं। और लियाकत चट्ठा कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। मेरे ख्याल में अगर उसने ये सोचा है और ये ज़मीर की आवाज़ पे अगर किया है तो फिर लियाकत चट्ठा के पास ज़रूर ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनको वो अदालत में पेश कर सकता है। और इसीलिए लियाकत चट्ठा को एहतियातन गिरफ्तार किया गया और उसके बाद छापे मारे जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन छीनने के लिए, डिवाइसेस को काबू करने के लिए। देखना होगा कि लियाकत चट्ठा के पास क्या है और वो क्या चीज़ पेश करते हैं। अच्छा, ये थे कमिश्नर रावलपिंडी। जो RPO रावलपिंडी हैं वो भी छुट्टी पर चले गए हैं 15 दिन की छुट्टी लेकर। यानी ये भी एक, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि जनाब ये कौन से मुल्क में आ रहे हैं, ज़रा ये बता दें मेहरबानी करके, हमने इनका इस्तकबाल करना है। उनकी छुट्टी भी ख़राब कर देंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन मामला ये है कि RPO रावलपिंडी का इस तरह अचानक छुट्टी पर जाना और कमिश्नर का जो है वो इस तरह का एक बड़ा पोल खोल देना, ये चीज़ें कहीं एक रास्ता तो नहीं खोल रही कि दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बाकी सब लोग वो भी इसी रास्ते पर चल पड़े। क्योंकि ROs जो हमने रात के देखे बैठे हुए कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ भी 2-3 सवाल पैदा हो गए। एक ये कि इन ROs को इकट्ठा किसने किया, या ये इकट्ठे कैसे हो गए, इन्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम सबको इकट्ठे होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए इनकी बला से। जो कमिश्नर जाने और हुकूमत जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, इनके ऊपर तो इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगाया। ये इकट्ठे कैसे हुए, मीडिया को किसने बुलाया, इन सबका मीडिया से क्या ताल्लुक था, फिर इन्होंने इकट्ठे होकर एक जगह बैठ के एक टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की, और उसके अंदर जो इनके चेहरे हैं वो सारा सच बोल रहे थे। बेचारों के मुंह उतरे हुए थे, डरे हुए, सहमे हुए, परेशान किस्म के वो ROs थे। लेकिन इसके बावजूद जो है उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब आ जाए इस बात पे, छापे शेर अफजल मरवत के घर पे छापा पड़ा, वो जख्मी भी हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर का अभी तक कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं आया। भारत खैबर पख्तूनख्वा के कामयाबी के नोटिफिकेशन MPS के आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का लटकाया गया है। मेरे ख्याल में रीज़न यही है कि वो इमरान खान के वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। PSL के हवाले से खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट लीग हो रही है उसमें जो नौजवान हैं वो इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। फिर एक वो लगाते हैं कि
मरियम के पापा चोर हैं, ये वो नारा लगाते हैं। इसके अलावा 2-4 और नारे हैं वो लगाते हैं। तो वो क्रिकेट का मैदान है, वहाँ पे क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे अब क्योंकि पाकिस्तान में सियासी शऊर इतना ज़्यादा आ गया है और हाल ही में इलेक्शन हुआ है, तो ऐसे में नौजवानों की जहाँ पे भी बड़ी तादाद इकट्ठी होती है। सुबह हम नाश्ता करने के लिए गए थे एक होटल में, यहाँ लाहौर में है, हाजी चने वाले बरकत मार्केट में। उधर लोग नारे लगा रहे थे, यानी वो लोग अपना नाश्ता भी कर रहे थे, नौजवान जहाँ इकट्ठे होते हैं वो नारेबाजी शुरू कर देते हैं। वो भी हम सुन रहे थे, सुबह देख रहे थे। तो जब क्रिकेट के मैदान में नौजवान इकट्ठे हुए तो वहाँ पे भी उन्होंने नारेबाजी की। भी पुलिस ने आके उनके साथ जो है वो सख्ती भी की, वहाँ की इंतजामिया ने उनके साथ मार कुटाई भी की है, उनको खींचातानी भी उनके साथ की है। अब एक कंपेन चल रही है कि PSL का बाइकआउट कर दिया जाए पाकिस्तानियों की जानिब से। देखें, ये पाकिस्तान का गेम है और हमें इसको प्रमोट करना होता है। हालात कैसे भी हों, कितने भी मुश्किल हों, हमें अपने मुल्क को किसी जगह पे भी नुकसान नहीं पहुंचाना। PSL की बाइकआउट करने की बजाय आप अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं, और उसके 100 और तरीके हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना की जाए। पूरी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं, हमारे ये मैचेस जितने ज़्यादा लोग देखेंगे दुनिया में उतने ज़्यादा मकबूल होंगे और हमारी ये गेम उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। हुकूमत आज ये बन गई है, ज़बरदस्ती बनाई गई है। हो सकता है ये हुकूमत संभाल पाए शहबाज शरीफ, या हो सकता है ना संभाल पाए, हो सकता है कोई और हुक्मरान आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें वापस मिल जाएं, वो हुकूमत में आ जाएं, बहुत मुमकिन है। तो ये PSL भी इधर ही रहेगा, मुल्क भी इधर ही रहेगा, क्रिकेट भी इधर ही रहेगी, क्रिकेट के फैंस भी इधर रहेंगे। जहाँ तक फैंस हैं उनको चाहिए कि वो मैचेस देखें, और जहाँ तक हुकूमत है उनको बर्दाश्त करना चाहिए कि लोग कोई भी नारा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, आज़ादी इज़हार राय है, कोई आदमी कोई भी नारा लगाना चाहे तो उसको नारा लगाने से रोकना नहीं चाहिए। कादिर फायद ईसा साहब ने जो 2-3 चीज़ें की हैं वो चीज़ें मैं आपको अगले वीलॉग में बताता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनको मैं रोक लेता हूँ और अगले वीलॉग में कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।